नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी थी वो था रियल एस्टेट और बजट, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव और परेशानी पाई जा रही है लोगों के अंदर। लोगों के जज्बात जो हैं वो अभी उरूज पे पहुंचे हुए हैं, कन्फ्यूजन है उनके दिल में। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अलावा हम कोई काम नहीं करते रहे, हमने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, हमारी तवज्जो कभी भी मुल्क की सनती पैदावार की जानिब नहीं रही। जो भी शख्स था वो प्लाट बेचता और प्लाट ख़रीदता था और आखिर में फिर 6 फुट के प्लाट में ही जाके उसने दब जाना है। लेकिन प्लाटों के चक्कर के अंदर जिसमें कोई भी मावरा नहीं था, हर शख्स ने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया। अब लोग पूछते हैं क्यों किया? वजह यह कि आपके मुल्क के अंदर पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा है कि सनती कारोबारी शख्सियात जो हैं वो इस जानिब राग़िब नहीं हुए। और टू बी वेरी फ्रैंक, इसके अंदर कोई बुराई इस वजह से भी नहीं थी क्योंकि पैसे अपने ही मुल्क के अंदर इन्वेस्ट हो रहे थे। तमाम प्रॉब्लम ये थी कि रोलिंग के अंदर फिर क्या होता था कि प्रॉपर्टी की कीमत को आर्टिफिशियली कभी कभार इन्फ्लेट किया जाता था ताकि लोग मुनाफे में रहें जिन लोगों ने सरमाया लगाओ प्रॉपर्टी में। और फिर बड़े बुज़ुर्गों को याद करके ये बताया जाता था कि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि प्रॉपर्टी में लगाया पैसा कभी भी डूबता नहीं है, हमेशा प्रॉपर्टी बढ़ती है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम प्रॉपर्टी कभी भी नहीं बने, प्रॉपर्टी ही बने रहे। और इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। ताहम इसी दौरान के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई जनाब, मुबारक हो डॉलर की ऊंची उड़ान। मैंने कहा था ना आपको कि डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट और हमारे नोटों के ऊपर लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक की गारंटी शुदा। अब खुद बता दो, जिसने नोटू छापा है उसका नाम लिख के उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी ही। उन लोगों का तो स्टेट बैंक का गवर्नर भी उनका मांगा तांगा है, तुम्हारी कहां से रुपए की कदर बढ़ेगी? फिर बात यह है कि ठीक है बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, मैं ये कहूंगा, बिकॉज एक्सेलरेटेड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डॉलर विल बी डिजास्टर्स फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी। भाई वो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, क्या नाम उसका, पीएम सेक्रेटेरिएट में जो बैठा हुआ, भाई ये नोट्स लो, ये पीएम को पुटअप करना है शाम के अंदर। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन वाले, भाई ये सब लोग जो पीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे हैं पता नहीं क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भाई ये नोट्स दिया करो, शाम को पुटअप किया करो। प्रोग्राम एक थिंक टैंक है, इस चीज़ को इमरान खान के सामने पुटअप करो। और ये जो रंग बिरंगे सारे डॉक्टर पीएचडी वगैरह रखे हुए हैं, इनसे पूछना ज़रा कि ये बात सही कर रहा है, ये कल का लड़का ये गलत कर रहा है। मैं तो तिफले मकतब हूँ, मुझे पता है, इनको नहीं पता। खैर, इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अगेन एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर ये काम तो होना ही था। जो लोग मुझसे पूछा करते थे, ख़ास तौर पे कहा करते थे कि अली नासिर आप कहते हैं डॉलर की कदर बढ़ेगी, डॉलर तो नीचे आ गया, आपको भी शायद वो जो है चाटनी पड़ेगी। अब क्या मैं कह सकता हूँ, जो अपने मुंह से निकाली। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा शेख रशीद साहब मईशत दान नहीं है, लेकिन मैं तिफले मकतब ज़रूर हूँ, मुझे पता है डॉलर बढ़ेगा, इंशाअल्लाह बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी बिल्कुल थर्ड क्लास थी, नून लीग के दौर में भी थर्ड क्लास थी, पीपी के दौर में भी थर्ड क्लास थी, और पीटीआई के दौर में समझते तुसी गए होगे ना। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। हमने बड़ा संजीदा प्रोग्राम करना है भाई, टेक्निकल मौजू है, ये रियल एस्टेट के ऊपर बात करनी है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है। गुफ्तगू है कराची में, थोड़ी देर के बाद इस्लामाबाद में भी हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ यूसुफ जीवा साहब, वैसे ये भी इस्लामाबाद में भी मौजूद होते हैं, इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर रियल एस्टेट के जो दाम है, जो उनकी जिस वैल्यूएशन है, उसके मुतल्लिक जो है वो आराह मांगी गई है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू आरिफ यूसुफ जीवा साहब, अब बात ये पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा अभाम पाया जाता है, परेशानी है, लोगों ने 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 150-150 प्लॉट लिए हुए हैं। आपको पता है हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, लेकिन आपको पता है कि हमारे मामलात कैसे हैं। अब वो सब लोग डिक्लेयर भी करेंगे और फिर वैल्यूज़ भी असेस हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली मार्केट वैल्यूज़ आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रू वैल्यूज़। इस पर आप अपनी आरा दें, जो भी आप अपनी राय देना चाहते हैं आप बिल्कुल आज़ाद हैं जी। देखिए, इसमें अली भाई बहुत शुक्रिया। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन इंक्रीज़ कर रही है, ये तो प्रपोज़ल या इसको मुतालबा कहें, 2016 में जब पहली दफ़ा 2016 में जब बजट आ रहा था तो पहली दफ़ा 2 बजट कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, 2 मीडिया सेंटर्स की। उसमें ये प्रपोज़ल अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो उस वक्त मैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद था, ये प्रपोज़ल मेरा ही दिया हुआ था। मैंने ही ज़ाती खड़े होकर इस्लामाबाद में ये बात की थी। तब इसहाक डार साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है उसको मार्केट वैल्यू पर लेकर आएँ, और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में रजिस्टर्ड होती है तो हमारा भी जो है वो
अकाउंट्स सेटल नहीं होता, और फिर हमारे पास जो फ़ॉरेन से जो लोग आते हैं या पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाइंग करते हैं वो बड़ा परेशान होते हैं कि 2-2 3-3 वैल्यूएशन है। इसके लिए हमने जद्दोजहद की, 2016 से लेके आज तक हम जद्दोजहद करते रहे, लेकिन वैल्यूएशन तो बड़ी, उसमें साथ में हमने एक पॉइंट दिया था कि जो ये 10-11% आप टैक्स लेते हैं उसके ऊपर प्रोविंस और फेडरल मिलके, उसको आप 1-1% पर लेकर आएँ, 1% प्रोविंस ले और 1% जो है वो फेडरल ले। तो उन्होंने भी एग्री किया। फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने भी एग्री किया, बहुत अच्छा आपका प्रपोजल है। हारून अख्तर साहब ने तो बाकायदा इसको बजट में डिस्कस भी किया, बजट उसमें आपका इसाक डार साहब। लेकिन ये बात जो है ये असद उमर साहब ने एग्री की जब हमारे साथ वो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में बैठक करते थे कि यार जीवा बहुत अच्छा प्रपोजल है तुम्हारा, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा तो सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करूंगा और इसको 1% पे मैं लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, ये मेरा तुमसे वादा है। जी। और उसके बाद असद उमर साहब जो है वो नहीं रहे, और उसके बाद जो है वो अब नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब आए। हमारा जो है उसमें कंसर्न नहीं है आप वैल्यूएशन बढ़ाते हैं या वैल्यूएशन घटाते हैं, हमारा कंसर्न ये है कि मार्केट वैल्यू हम तो देना चाहते हैं ना। हमने तो विच वॉज हायर की बात की थी कि यार अगर मैं डीसी वैल्यू पे कराता हूँ या मैं जो है वो एफबीआर वैल्यू पे कराता हूँ या मार्केट वैल्यू, आप मुझसे 1% ले लो यार, मेरी किताब भी आपके पास पूरी नज़र आएगी, मेरा खाता भी पूरा नज़र आएगा, और मैं आपको टैक्स भी पूरा दूंगा, और अगले माली साल में जो है वो मेरी वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की आपको नजर आएगी। सर लेकिन वो उन्होंने जो है उसको अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया। हाँ, कंसर्न ज़रूर है हमारा, जो 5 साल और 10 साल का किया है, वो 5 साल और 10 साल बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है। इसको देखें, किसी भी चीज़ को हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट्स जो है ना पहले जो है वो ऐलान करती हैं चीज़ों को, फिर जो है वो प्रपोजल्स मांगती हैं, फिर बुलाती हैं कि आइए अब बताइए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। दुनिया रियलिस्टिक नहीं है ना असल में। बात ये है कि देखें सरकारी मुलाजमीन तो हमारे कभी डिफेंस से बाहर निकल ही नहीं पाते ना, सारे सूबाई सेक्रेटरी हो या वफाकी सेक्रेटरी, उन्होंने रहना डिफेंस में ही है। और उसके अलावा आप इस्लामाबाद की बात कर लें तो उनके सेक्टर्स भी महदूद हैं कि भाई इन्हीं सेक्टर्स के अंदर सीनियर हमारे अफसरान रहते हैं जो 19 ग्रेड से अबव होते हैं, तो उनकी सोच बहुत महदूद है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, इशू ये अब 2 असेस करने, एक तो वो असेसमेंट होगी, उसके ऊपर आपके दीगर टैक्सेस होंगे, एक कैपिटल गेंस टैक्स है जिसके मुतालिक आपने अभी अपनी राय दी। लेकिन बात ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ की कीमतें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि मुल्क के अंदर जब करप्शन ज़्यादा होती है तो करप्ट तरीन लोग हमारे मुल्क के वो रियल एस्टेट के अंदर पैसे पार्क करते हैं, तो प्रॉपर्टियों की कीमतें बढ़ती हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस का बैरोमीटर है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, और उसकी वजह ये होती है कि डिफेंस की फ़ाइल एक होती है। अगर कराची शहर में भी आप निकलें तो BCA के पास अलहदा फ़ाइल है, वाटर बोर्ड के पास अलहदा फ़ाइल है, KMC के पास अपनी फ़ाइल है, KTA के पास अपनी फ़ाइल है, म्यूटेशंस आपने करवानी है तो वो अलहदा जगह से हो रही हैं, सोसाइटियों के पास अपनी फ़ाइल है। यानी बंदा दीवाना हो जाए, पागल हो जाए, उसको समझ में नहीं आया कि मेरी फ़ाइल है कौन सी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा, मैं इन्फ्लेटेड प्राइस में बात करूँगा। गवर्नमेंट में इतनी अकल नहीं है मेरे ख्याल से, माजरत के साथ, कि उनको ये नहीं पता कि यार एक प्रॉपर्टी की कीमत कैसे बढ़ सकती है जब ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई और है, सड़कें टूटी हुई हैं। इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, असल में बात यह है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस पाकिस्तान में ऊपर इसलिए जा रही होती हैं क्योंकि कंटिन्यूस उसकी डिमांड मौजूद है, और डिमांड इसलिए है क्योंकि वो अनरेगुलेटेड है और वहाँ पर करप्शन का पैसा भी पार्क हो जाता है, ब्लैक मनी भी पार्क हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो जेन्युइन बायर है उसको पनिश किया जाए, उसको पिनलाइज किया जाए बाय इंक्रीजिंग रेट्स टू सच ए मैग्नीट्यूड एंड लेवल। पर ये एक पर्सपेक्टिव है और पर्सपेक्टिव्स मल्टीपल हो सकते हैं। मेरी ऐसी राय है कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से 1/4 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जगह वैल्यूज़ जब असेस की जाती हैं तो औरा कैलकुलेट किया जाता है, डेवलपमेंट कैलकुलेट की जाती है, फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ अवेलेबल की जाती है। देखें रेगिस्तान के अंदर दुबई, वहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी हुई है, लेकिन आप देखो उन्होंने जंगल में मंगल किया हुआ है, नलका खोलो पानी आता है, बिजली मुयस्सर है, कभी लोड शेडिंग मैंने सुना नहीं।
तो ये सब चीज़ें हैं, इनको ज़रा गौर से देखें। साद नज़ीर साहब एक प्रॉपर्टी डेवलपर है, मारूफ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपको वेलकम करता हूँ शो में। साद नज़ीर साहब, आपसे मेरा जो बड़ा अहम सवाल है, आप जानते हैं इस वक्त पूरे सूबे पंजाब में और बिलखुसूस इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। बात यह है कि नए जो रेट्स असेस किए जाएंगे, अब जब असेसमेंट करेंगे रेट की तो लोगों को अपनी सोर्स ऑफ फंड भी बतानी पड़ेगी। जो अभी मौजूदा रेट पर काम कर रहे हैं उनको फिर टैक्स भी उसी हिसाब से लागू होगा। और फिर बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग इन्वेस्टर भी हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा डाला है तो कैपिटल गेंस टैक्स भी बेयर करना पड़ेगा। आपके ख्याल से क्या रफ्ता अगर कीमत को बढ़ाया जाता तो बेहतर ना होता कि इसके बजाय कि एक साथ ये किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने कागज़ और किताबें और अकाउंट सीधे करने पड़ेंगे। जी साहब। अली भाई, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी एट योर शो। मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया आपके पास पहुंचते हुए ट्रैफिक की वजह से। द थिंग इज़ अली भाई कि ये जो आपने प्रॉपर्टी प्राइसेस की एवेल्यूएशन का तरीकाकार गवर्नमेंट ने डिवाइस किया और उसमें रेट्स एनहांस किए हैं, ये सिर्फ एक उसका एक पहलू है जिस पे हम गौर कर रहे हैं या आपने रोशनी डाली है। इसको अगर आप पूरी पिक्चर में, पूरी टोटलिटी में नहीं देखेंगे तो उसमें से कंक्लूजन नहीं हम ड्रॉ कर पाएंगे। जी, जो चीज़ हमें रियलाइज़ करनी चाहिए या इस गवर्नमेंट को रियलाइज़ करनी चाहिए या जो गवर्नमेंट के पीछे फोर्सेस हैं उनको रियलाइज़ करना चाहिए, वो ये है कि पूरी दुनिया में रियल एस्टेट सेक्टर किसी भी इकॉनमी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जिस वक्त भी आप कोई मेजर ग्रोथ अपने बिज़नेस से लेते हैं तो आप अल्टीमेटली रियल एस्टेट की सूरत में ही अपने आप को सिक्योर कर पाते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पार्क करते हैं और अपनी ग्रोथ को भी आप दुनिया को रियल एस्टेट में ही मनवाते हैं कि जी हमने इतनी बिल्डिंग्स रेज कर ली, हमने इतनी रियल एस्टेट एक्वायर कर ली। और यानी रियल एस्टेट को आप किसी इकोनॉमी की ग्रोथ से अलहदा करके नहीं देख सकते। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को वो नहीं कर रही और वो ये था, पिछली दफ़ा भी आपसे डिस्कशन हुई थी कि आप बिजनेसमैन को, पाकिस्तान की आवाम को ओवरऑल कन्वीनियंस क्या दे रहे हैं अपना बिजनेस ग्रो कराने की। जब एक बंदे की जेब में पैसे आएंगे तो वो आपको पैसे देगा ना। आप लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच के तो टैक्सेस नहीं आपको देने लगे। ग्रोथ का आपने कोई सिलसिला किया नहीं। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल टीवी पे आके और टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को और जो नया निज़ाम खड़ा किया उन्होंने उस पर बहुत एलेबोरेशन की। क्या इमरान खान साहब ने किसी और डिपार्टमेंट की आज तक वर्किंग इम्प्रूव करने की इंफॉर्मेशन दी है आवाम को कि जी हमने फ़लानी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये मैकेनिज़्म इम्प्रूव कर दिया है, फ़लाने हमने इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटेरिएट को ये इम्प्रूवमेंट ले आए, आवाम को ये फैसिलिटी मिलेगी या आप अपना ऐसे बिज़नेस रेज़ करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल है गवर्नमेंट को सोल्यूशन भी देना चाहूँगा। आप 2, 4, 5, 10% हमसे लेना चाहते हैं रियल एस्टेट वालों से या ओवरऑल अपनी आवाम से। डेवलपर आपके साथ 50% का पार्टनर बनने को तैयार है। डेवलपर को एक दिन में एनओसी दें उसका। डेवलपर को एक दिन में उसके तमाम डिपार्टमेंट से, अगर वो डेवलपर काम करने आया है, उसको एक दिन में हर किस्म की क्लैरिटी दें, वो आपको 50% तक अपना प्रॉफिट देने को तैयार है। गवर्नमेंट उसकी पार्टनर बन जाए। जिस तरह से दुबई में रेरा का अदारा है और रियल एस्टेट का वो एक इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपर्स को फैसिलिटेट करता है, उसके बाद अगर वो उससे कुछ ले भी लेता है तो डेवलपर बड़ा खुश होकर देता है। जी, आप आज डेवलपर्स को अपने साथ पार्टनरशिप में ले आएँ और उसमें फैसिलिटेशन क्या हो कि जी कोई डिपार्टमेंट उन्हें तंग नहीं करेगा। एक उसे रूल बुक दे देंगे, भाई तुमने ये फॉलो करनी है, नहीं फॉलो किया तो उल्टा टांग देंगे। ठीक है, उसको फैसिलिटेशन तो दें, उसके हाथ तो खोलें। काम किसी को करने नहीं दिया जा रहा मुल्क में और FBR के नए नए निज़ाम खड़े किए जा रहे हैं। ये निज़ाम बाकी डिपार्टमेंट्स में। अच्छा साद नज़ीर साहब, दिल पे हाथ रख के एक बात बतानी है। लोग बड़ी ज़बरदस्ती करते हैं आजकल, बोलते हैं जी बड़ी ऑनेस्टी आ गई है, गवर्नमेंट बिल्कुल कोई करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब ये है कि मेरा दिल वैसे मानना तो चाहता है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक मेरे ख्याल से शायद करप्शन ऑन लोअर और मिडिल टियर लेवल में कम नहीं हुई, ऐसा मेरा ख्याल है। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इसकी या तो तरदीद कर दें या तायद कर दें, क्योंकि जो बात आपने की है उससे ज़रूर ये तासुर है कि अभी भी रेड टेपिज्म भी है, बॉटलनेक्स भी। जी अली भाई, सब कुछ अपनी जगह वैसे का वैसे ही मौजूद है। हर चीज़ वैसे की वैसी मौजूद है। सिर्फ तफरीक ये चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जिस काम को करने का अंदिया दे दिया जाता है, ये काम करना है,
वो काम होता है, उस काम के भी पैसे लेके किया जाता है। ये जो करप्शन फ्री स्टेट खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, अभी तक हमें तो कहीं किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आई। रादर ये कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि लोग अब और दीदा दिलेरी से जो है उन्होंने टेकअप कर लिया ये काम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज्ड। आई होप क्योंकि प्रोग्राम मेरा बिलखुसूस इस्लामाबाद में सुना जाता है, लेकिन रावलपिंडी में भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तो बात आगे आप समझ गए होंगे मेरी। तो बात यह है कि पैगाम वहाँ तक भी पहुँचा है। आरिफ जीवा साहब, बात यह है कि साद नज़ीर साहब ने जो बात की है बड़ी अहमियत तलब है। आप लोगों का हमेशा से दायरीना मुतालबा यही रहा है। बजट के अंदर डेफिनेटली इन्होंने रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, लेकिन आप लोगों को फैसिलिटेट किया। बिल्कुल सही सही बताएं, क्या ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं वो ख़त्म हो गई जो पहले जिनका आप जिक्र किया करते थे प्रोग्राम? नहीं, देखें वो तो अपनी जगह पे कायम है, वो बात ठीक कर रहे हैं। बात ये कि अपनी जगह कायम है, और बल्कि जो है वो ज़ाहिर है आदमी जाते जाते जो है फिर किसी भी चीज़ के जो जाने का टाइम होता है तो स्पीड भी बढ़ जाती है, तो ज़ाहिर है उसकी स्पीड, ये सही कह रहे हैं, बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि स्पीड मनी की स्पीड बढ़ चुकी है। अब जो है वो देखें, पाकिस्तान की ये तो तारीख़ है, ये कोई आज नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ है। किसी भी जगह पे कोई नया कानून आता है तो उसके बाद जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को डरा धमका के उस कानून को दिखा के, हमारे कानून में कई चीज़ें जो हैं लोगों के पास हैं कि जी आप ऐसे करोगे तो ऐसे निकल जाओगे, ऐसे करोगे तो ये तो जब भी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी कोई नया कानून लागू किया गया है उस कानून के लगने के बाद जो है वो अंडर टेबल जो है वो ऑलमोस्ट डबल नहीं तो 150% हो गया है वो। ये तो कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप जब भी देखें पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहा है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो बात अभी आप जो मुझसे डिस्कस कर रहे थे, देखिए जो इन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर को बांधने की कोशिश की है, बार बार मिनिस्टर साहब और हमारे चेयरमैन FVR साहब एक बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ट्रेडिंग कम हो और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़े। ठीक है, उनकी बात ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़े, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़े, क्योंकि उससे जो है वो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं। लेकिन वो विजन तो आप ले लेते हो हमसे, वो चीज़ें तो आप ले लेते हो, लेकिन उसकी जब इम्प्लीमेंट का टाइम आता है तो आप अपने जहन से करते हो। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ क्या किया? मैं एक टेक्निकल पॉइंट छोटा सा, कैपिटल गेन्स टैक्स आप पर भी लागू होगा? बिल्कुल होगा। मैं थोड़ा सा मुझे क्लियर करना, आप अभी जिक्र कर रहे थे, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। देखें बात ये कि जब आप कहते हो कि जी हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो आपका तो बिजनेस ही है, तो आपको भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। बिल्कुल, मुझे क्लियर करें ना। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, रियल इस्टेट सेक्टर को आप कहते हो कि जी ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि प्राइस जो है किसी जगह स्टेबल हो। जो रातों रात जुआ सट्टा होता है ट्रेडिंग में वो नहीं हो, हम भी उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जहाँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात आती है तो फिर आप उस पर जो है वो स्टील के रेट भी बढ़ा देते हो, सीमेंट पे 25 रुपये बैग बढ़ा देते हो, आप जो है वो उस पर नया टैक्स लगा देते हो। बात ये कि ये सारी चीज़ें आप जब कहते हो कि एक सेक्टर को हमने चलाना है, एक सेक्टर को उसका पैसा उधर ट्रांसफ़र करना है, तो उस सेक्टर को भी तो दबा रहे हो। डॉलर 160 पे चला जाता है, तो डॉलर चला जाता है तो क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उसका अफेक्ट नहीं आता है? बिल्कुल आता है, 100% उसका अफेक्ट आता है, क्योंकि हम जो है वो जितना भी स्टील बनता है या जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनती है उसका मेजॉरिटी खाम माल जो है बाहर से आता है, उसका अफेक्ट हमारे ऊपर आता है। और आप तो अभी बजट आपने अनाउंस नहीं किया, आप चेक तो करें, स्टील वालों ने स्टील के रेट बढ़ा दिए, सीमेंट वालों ने सीमेंट के रेट बढ़ा, अभी बजट अप्रूव नहीं हुआ है। छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एसेंशियल एस्पेक्ट को टच अपॉन करूंगा कि वेयर इज द एलिमेंट ऑफ रिलीफ। फलाही रियासत के क़याम के साथ बजट भी तो फलाही रियासत का ही होना चाहिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जनाबे वाला इस पूरे सिनारियो में किसी का फ़ायदा तो हुआ होगा। हाँ, एक आदमी का फ़ायदा हुआ है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा। आगे समझ आप भी गए होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस प्रॉपर्टी के काम में, इस टैक्सेशन के दौर में, इस चीज़ लेन देन की चीज़ में किसी एक का तो फ़ायदा हुआ होगा। अब थोड़ा आप भी जहन पर जोर डालें कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसको इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था
आरिफ यूसुफ जीवा साहब ने बताया कि हालात, क्योंकि मैं खुद भी अब थोड़े से बोझल सी तबीयत हो गई, क्योंकि मैं तो ये समझ बैठा था शायद कि हम मदीना की रियासत में बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन इन दोनों मेहमानों ने जो बातें की उसके बाद मेरी तबीयत बोझल हो गई। साद नज़ीर साहब, बात ये किसी हद तक आरिफ जीवा साहब ने आपकी बात से इत्तेफाक भी किया। मेन इशू अब ये है कि अब इसको किस तरह से टैकल करें, इसका सोल्यूशन क्या निकालें, क्योंकि अब हमारी बात तो शायद हुकूमत सुनना नहीं चाह रही, हुकूमत कासिर हो गई। आप लोग शायद कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद आप लोगों की बात सुन लें, क्योंकि मेन एम ये है कि जो चीज़ें आपने हाईलाइट की कि फैसिलिटेशन, आसानियाँ और मुश्किलात से निजात, बैरियर्स का ख़ात्मा, इस पर तो कोई बात नहीं हुई। और फिर यह भी बात आपकी दुरुस्त है कि टैक्सेशन के अलावा किसी भी इदारे के मुतालिक या उसकी बेहतरी के मुतालिक कोई बात नहीं हुई। और हमें यह बताया जा रहा है कि शायद एमनेस्टी स्कीम के अलावा पाकिस्तान की बका के लिए और कोई चीज़ नहीं है, भले रोज़ डॉलर की कदर इजाफा करके बैरूनी कर्ज़ों में कितना ही इजाफा हो जाए। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपके जहन में? अली भाई, बात ये है, जिस तरह मैंने पहले रिक्वेस्ट की कि अगर आप चीज़ों को टोटलिटी में नहीं देखेंगे, इंडिविजुअलिटी में देखेंगे, हर मसले को अलग देखेंगे और उसको अलग से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो हल नहीं होगा। जब ये मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं तो वो भी इन टोटलिटी बनेगी ना, उसमें हर सिस्टम, हर डिपार्टमेंट उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा तो बनेगी ना। वो जुडिशरी भी उसको सपोर्ट करे, वो गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करे, वो हमारे मिलिट्री के अदारे भी उसको सपोर्ट करें, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी उसको सपोर्ट करे, तो तब मदीना की रियासत बनेगी। और मदीना की रियासत बेस करती है हर फर्द के अपने एहतसाब पे, इस अमर पे बेस करती है कि हमने दुनिया से एक दिन चले जाना है और इसके बाद भी एक दुनिया है, उसमें अच्छा साथ साथ चले, मैं आपसे बड़ा ऑब्जेक्टिवली पूछता हूं, क्योंकि आपने सिर्फ टैक्सेशन का जिक्र किया कि भाई एक इदारे, आप मुझे ये बताएं आईसीटी की परफॉर्मेंस में बेहतर हुई, यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आपने सीडीए की परफॉर्मेंस के अंदर कोई बेहतरी देखी? क्या आपने म्यूनिसिपैलिटी और रावलपिंडी में अगर देखें तो वासा की कारकर्दगी में कोई बेहतरी देखी? रावलपिंडी की अपनी इंतजामिया के अंदर कोई बेहतरी देखी? कोई ड्रेनेज और इन सब चीज़ों के सिस्टम में कोई बेहतरी देखी? फिर मैं आपसे दोबारा ये एक और न्यू लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की तरफ आऊँगा। जी, मैं सर आपके पिछले सवाल का थोड़ा सा जवाब देता जाऊँ, फिर बेहतरी की तरफ भी आ जाते हैं। देखिए, मैं दुबई की एग्जांपल देना चाहूँगा कि दुबई ने अब आके अपनी क्रिएशन के बाद अब आके उसने 2-4-5% टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी पब्लिक पे लगाया। तो दुबई आज तक कैसे सर्वाइव करता रहा अगर उसका टैक्सेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता था? दुबई ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यानी दे हैव बीन रनिंग देयर कंट्री लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, और उस हवाले से वो अपने रेवेन्यू जनरेशन के और 3600 अवामिल हैं जो उन्होंने अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और वहाँ से वो कैपिटल रेज करके पाकिस्तान से बहुत एडवांस एक मुल्क चला रहे हैं। आपको इस तरह की क्यों कोई बात नहीं समझ आती? आप सिर्फ IMF के दिए हुए एक एजेंडे पे कि जी लोगों को निचोड़ो, इतना निचोड़ो कि ये उठ ना सके कौम, उस एजेंडे को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसमें आपने रातों रात FBR को इतना फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी, इतना डेटे का एक्सेस भी दे दिया कि वो हर बंदे की फाइल खुद निकालने में कामयाब हो गया। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपना ओवरऑल टैक्सेशन स्ट्रक्चर को रिवाइज़ करें और इस तरह का बनाएं कि लोग आपको खुद पैसे देना चाहें। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक दिन में हमारे प्रोजेक्ट्स के NOC जारी करे, हम आपको अपने प्रोजेक्ट में 50% का पार्टनर बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। जब हम एक डेवलपर ये करने को राज़ी, और मैं एक फ़र्द हूँ, आप यहाँ पे इंडस्ट्री वालों को ये फैसिलिटेशन दें, आप यहाँ पे मेडिकल वालों को ये फैसिलिटेशन दें, हर बंदा स्टेट को पार्टनर बनाने को तैयार होगा और हर बंदा 5-5, 10-10 गुना स्टेट को पैसे देने को तैयार होगा जब उन्हें पता होगा कि ये वाकई स्टेट मदीना की रियासत बनने जा रही है। यहाँ पे ना सिर्फ एहतसाब होगा बल्कि जो कारोबारी हवाले से, जो ऑपरेशंस के हवाले से, डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, CDA के हवाले से, वासा के हवाले से, हर चीज़ में बेहतरी आएगी। दुबई की गवर्नमेंट में अगर मिनिस्टर्स कफ़ील बन सकते हैं तो उस तरह का निज़ाम यहाँ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता? यहाँ अनऑफिशियल कफ़ील जो है पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी है और जो गवर्नमेंट से बाहर बैठे हैं वो भी हैं, और जो गवर्नमेंट सरकारी अफसरान तो आजकल वैसे ही बिल्डरों डेवलपरों का काम देखकर उनके साथ पार्टनर हो जाते हैं। मेरा ख्याल है, मैं कह रहा हूँ ना जी कि वो अनऑफिशियल पार्टनर पूरा पाकिस्तान एक दूसरे का बन जाता है। तो स्टेट ये काम ऑफिशियली क्यों नहीं कर सकती भाई? स्टेट ये ऑफिशियली काम करे, बड़ी अहमियत तलब बात है। आरिफ यूसुफ जीवा साहब, ये बात उन्होंने की है, उन्होंने मैं इसके बारे में कोई राय नहीं दूंगा। अगर आप मैं इस पे देखें, मैं इस पे सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को पार्टनर बनाने का मकसद ये कि डेवलपर भी अंदर जाएगा नैब में
ब्यूरोक्रेट भी जाएगा और गवर्नमेंट के कुछ लोग भी जाएंगे। ये सिस्टम इस मुल्क में चल नहीं सकता। जो आज तक ये 50 लाख घरों की बात हो रही है वो इसी वजह से जो है फोरक्लोजर लॉज नहीं बन पा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसको करना नहीं चाह रही, इस वजह से। देखिए मैं एक बात बताऊं, करप्शन के ऊपर जो बात है, एक अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। 2016-17 के अंदर FBR के अंदर उस वक्त मैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद था, हारून अख्तर के साथ, और उसमें हारून अख्तर साहब का बड़ा किरदार है, मैं बरमला हर जगह उनका इजहार करता हूँ। उन्होंने फाइनल टैक्स रिजीम अप्रूव करा के दिया हमें इस्लामाबाद में FBR से। वो ब्यूरोक्रेसी ने 1 साल नहीं चलने दिया, उसको फेल किया क्योंकि उसके कुछ उसकी रिक्वायरमेंट थी वो FBR ने पूरी नहीं की। चलें वो ख़त्म हो गया 1 साल, फिर हम कोशिश करते रहे। मेरे टेन्योर में जब मैं चेयरमैन आबाद था 2018 में, आप जानते हैं 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने आबाद हाउस का विज़िट किया। मैंने दोनों दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें FBR में करप्शन एक सेक्शन से शुरू करें ना, एक सेक्टर से। हमने जो है वो FTR जो कराया हुआ है सिंपल है, 1 लाख स्क्वायर फीट मेरा काम है, 40 रुपये स्क्वायर फीट मेरा टैक्स लग गया। मैंने ऑनलाइन जाना है, आपको जो है अगले 3 साल तक के चेक दे देने, चेक्स दे देने, और मेरा टैक्स आपके पास आ गया। ना मुझे किसी टेबल पे जाना है, ना मुझे किसी इदारे में जाना है। आप जो भी प्लान पास करते हैं वो प्लान की कॉपी आपके इदारे के पास होती है, उधर से आप मेरा प्लान उठाएं, अगर मैंने गलत बयानी की आप मुझसे टैक्स ले लें। ये देखें, ये इमरान खान साहब की ये बात मैं मानता हूँ, उन्होंने दोनों दफ़ा मुझे यकीन दहानी कराई कि जीवा साहब ये जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो ये काम ज़रूर करेंगे। और हमने सुना परसों जो है वो एक प्रोग्राम में उन्होंने TV चैनल के इस बात को TV चैनल पे कहा कि हम फाइनल टैक्स रिजीम करने जा रहे हैं। अब कोई ब्यूरोक्रेसी या कोई चीज़ बीच में आड़े ना आ जाए। देखिए करप्शन दुनिया में कहीं करप्शन ख़त्म नहीं हुई, सारी दुनिया में करप्शन हो रही है, लेकिन रेशो जो कम हुआ है वो डिजिटलाइज होने के बाद हुआ है। इनको डिजिटलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। आप देखें ना पंजाब में काफ़ी हद तक जो है कंप्यूटराइज हो गया है आपका रिकॉर्ड लैंड का। सिंध में क्यों नहीं हो रहा? सिंध में होने को नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजूहत हैं, पंजाब में हो चुका है। तो जब तक आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे लैंड का, आप जब तक जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम टाइप की कोई चीज़ नहीं लेकर आएंगे, आप जब तक जो है वो लोगों को फैसिलेट नहीं करेंगे। आज दुनिया जो है कहाँ से कहाँ चली गई, और हम जो है अभी भी वो मुख्तियारकार और पटवारी हमें जो है साइन करके 2 लोगों को एक ही ज़मीन के कागज़ दे देता है। तो ये कैसे सिस्टम चलेगा? ये बिल्कुल डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से साद नज़ीर साहब जो बात कर रहे थे उसका पर्सपेक्टिव उनका कहने का ये था कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एलिमेंट आ जाए तो शायद कारोबार के अंदर तेजी आ जाए। क्यों साद नज़ीर साहब, मेरे ख्याल जो मैं पर्सपेक्टिव आपका अंडरस्टैंड कर सका हूं वो यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेसमैन। क्या कहते हैं आप? जी सर, मैं यही बात आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि एक काम हमने बचपन में पढ़ा था कि लीडरशिप का असूल ये नहीं है कि आप लोगों को कहें मैं आपका लीडर हूँ आप मुझे फॉलो करो। लीडरशिप का असूल ये है कि लोग अपने दिल से आपको फॉलो करें, और दिल से वो तब फॉलो करेंगे जब आप उनको फैसिलिटेट करेंगे। व्हेन अ डेवलपर और एनी बिजनेसमैन फॉर दैट सेक, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, जब वो फैसिलिटेटेड होगा और उसे लगेगा कि यार ये मदीना की रियासत बनने जा रही है और ये वाकई हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये वाकई इस मुल्क को डेवलप करना चाहते हैं, और जितना ज़ोर इन्होंने लोगों को पकड़ने पे लगाया हुआ है उससे ज़्यादा ज़ोर ये अगर डिपार्टमेंट्स को सीधा करने पे लगाते हैं। और बड़ी अहम बात अफसरान को मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। लेकिन साद नज़ीर साहब, मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आरिफ यूसुफ जीवा साहब का, साद नज़ीर साहब का। मेरे बाबा आखिरी अगर एक जुमले में आप अपनी बात कर सकते हैं। मुशर्रफ साहब ने 70 मछलियाँ पकड़ने का कहा था और वो नहीं पकड़ सके। अब देखें आगे क्या होता है इस दौर में। चलिए, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।